अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, थोड़ा मैं आपको चाइना की क्या ऐसी रीज़न थी कि चाइना ने इतना ज़्यादा डेवलप किया और क्यों इंडिया के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो चाइना जैसी रेडिकल चेंजेस ला सके। इससे पहले मैं आपको सिंगापुर का थोड़ा बताना चाहूँगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जितना सिंगापुर कंट्रोल कर रहा है अपनी कंट्री को, इतना कोई और नहीं कर रहा। यू कैन से सिंगापुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। छोटा सा कंट्री है, आप उसको तो मैं भारत से कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि सिंगापुर है ना, वो स्मार्टेस्ट कंट्री है। हर स्ट्रीट लाइट के ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंसर्स लगे हैं जो हवा की को भी चेक करते हैं, ट्रैफिक, क्राउड्स और बहुत सारी चीज़ों को, जिससे क्या होता है कि डिज़ास्टर छोटे या बड़े पहले ही डिटेक्ट हो जाते हैं। इनके दरख्त भी के ऊपर भी सेंसर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि दरख्त की क्या इस वक्त कंडीशन है, क्या क्वालिटी है, गिरने वाला तो नहीं, वगैरह वगैरह। जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं इनके ऊपर मल्टी सेंसर हब्स हैं जो हवा की क्वालिटी को देखते हैं, जो क्राउड्स भीड़ भाड़ को भी देखते हैं, वाईफाई भी उन्हीं से जाता है, बारिश को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, इलीगल स्मोकिंग तक को वो डिटेक्ट करते हैं। कि सिंगापुर एक ऐसा कंट्री है जिसके स्मोकिंग के बहुत ज़्यादा सख्त रूल हैं। जैसे यहाँ भी स्मोकिंग के सख्त रूल हैं, आप इंडोर नहीं पी सकते किसी ऑफिस में या किसी बिल्डिंग के अंदर। जो उन बिल्डिंगों में ऑफिसेज हैं, काम करते हैं, वो नीचे उतर के भी बिल्डिंग के नीचे इंडोर नहीं पी सकते, वो बाहर जाके भी कुछ बिल्डिंग से थोड़ा दूर स्पॉट्स बनाए गए होते हैं। लेकिन सिंगापुर ने बहुत ज़्यादा इसको सेंसर के ज़रिए कंट्रोल किया है। इसके अलावा जो नाले होते हैं, स्टॉर्म ड्रेन, वो वहाँ भी सेंसर लगे हुए हैं, जिससे पानी के लेवल का उनको पता चलता है, नाले में कितनी गंदगी है वो पता चलता है। इसके अलावा जब बहुत ज़्यादा बारिशें आती हैं और सेंसर बताता है कि अब लेवल ऊपर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली पंप्स खुल जाते हैं, फ्लड गेट्स खुल जाते हैं। किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, जिससे क्या होता है कि वो नाले से पानी बहुत तेज़ी से बाहर निकलता जाता है और गलियां सड़कें साफ रहती हैं। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट भी एआई और कैमरेस के ज़रिए मॉनिटर किए जाते हैं। इलीगल पार्किंग, बस लेन का मिसयूज़, स्पीडिंग, ये सब भी होते हैं। ये ज़्यादातर यूरोप में भी होते हैं। मुझे याद है कि मैं जब पुराने घर में रहता था 6-7 साल पहले, तो बस लेन होती है एक, उस पर कोई रुकावट नहीं होती, बस सफ़ेद पट्टी बनी हुई होती है ज़मीन पे। तो मैं खाली समझ लें कि कुछ क्रॉस करने के लिए आगे ट्रैफिक को बस लेन से थोड़ा आगे किया, घर पे जुर्माना आ गया। लेकिन सिंगापुर में ये सब चीज़ें भी होती हैं। अजीज दोस्तों, मेरा मेन आज आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, वो चाइना है। पहले तो चाइना और अमेरिका की टसल देख लें। दुनिया की सबसे बड़ी पावर कौन है? ये एक टसल है चाइना और अमेरिका के बीच में। फिल वक्त अमेरिका मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज और एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस हवाले से इस वक्त चाइना से आगे है। लेकिन जिस तेज़ी से चाइना उसको वो कर रहा है ना, वो कमाल है। और अमेरिका अभी जो तैरीफ की धमकियां दे रहा है, तो चाइना ने भी इसको जवाब में कहा है कि इंसान के बच्चे बन जाओ और ये ट्रेड वार वगैरह को छोड़ो। अभी जो आसियान की मीटिंग चल रही है कुआलालंपुर, और उधर ट्रंप भी गया हुआ है, तो वहाँ पे भी चांस है कि कोई स्ट्रॉन्ग डिस्कशन होंगी जी जिनपिंग की और डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से पहले ही कह दिया था कि मेरी मुलाकात होगी जी जिनपिंग से। अजीज दोस्तों, चाइना ने दुनिया को गर्दन से पकड़ा हुआ है।
रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, इस वक्त दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमोडिटी बन चुकी है और उस पर चाइना का कंट्रोल है। 92% इसकी उस पर चाइना का कंट्रोल है और चाइना ने इसका रूल्स सेट किए हैं दुनिया के लिए सख्ती से कि किस तरह आप इसको ले सकते हैं, हम किसको बेचेंगे किसको नहीं बेचेंगे, ये सब चीज़ें। जिस तरह बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया था पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह अब ये रेयर अर्थ मिनरल का वो है और अब वेस्ट कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस रेयर अर्थ मिनरल को कैसे चाइना से लेके हम अपने कंट्रोल में ले सकें, ख़ासतौर पे अमेरिका। और यही अमेरिका का झगड़ा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ और के साथ। चाइना के 90% चाइनीज़ लोग हैं ना, वो अपने घर के मालिक हैं। पूरी दुनिया में हाईएस्ट है ये, 90% लोग अपने घर के मालिक हैं। ये वो चाइना है जो बिल्कुल गरीब था, तबाह था। मेरा बेटा यहाँ पे क्रिमिनोलॉजी पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, तो उससे मेरी अक्सर डिस्कशन होती है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म पे। तो दो बड़ी थ्योरीज है ना, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। अब कम्युनिज्म का मसला ये है कि कम्युनिज्म देखने में बड़ी ब्यूटीफुल थ्योरी है कि सब बराबर, इनकम सबको बराबर, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। प्रैक्टिकली आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ऐसे ही है जैसे एक क्लास है, इसमें एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एक डफर है। ब्रिलियंट स्टूडेंट 90% मार्क्स ले रहा है, डफर 30% मार्क ले रहा है। लेकिन कम्युनिज्म कहता है सब बराबर, यानी सबको 50% मार्क दे दो। तो जो 90% ले रहा है वो मेहनत नहीं करेगा ना, वो भी कहेगा जब कुछ भी करो हमें तो मिलने तो इतने ही मार्क हैं। ये है कम्युनिज्म के सबकी इनकम बराबर, सब जो बेसिक मार्क्सिज्म की और लेनिनिज्म की जो थ्योरी थी। फेल हो चुका, सोवियत यूनियन में था, चाइना में था, फेल हो चुका। जब तक चाइना कम्युनिस्ट रहा तब तक फेल होता रहा। 1978 में चाइना के पास एक लीडर आया, डेंग ज़ियाओपिंग। डेंग ज़ियाओपिंग जब लीडर बना तो चाइना के लोग $1 पर डे से भी कम उनकी इनकम थी। तबाह सोसाइटी थी। अफीम बहुत पीते थे, काम काज करते नहीं थे। कम्युनिज्म में जब सब बराबर है तो लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं होता था, कौन मेहनत करे। जैसे भुट्टो ने जब पाकिस्तान में सोशलिज्म लाया था इसी कम्युनिज्म की एक वो तो खैर हरामीपन था ना, क्योंकि उसने जागीरदारों की ज़मीनें नहीं नेशनलाइज की, लेकिन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्कूल, कॉलेजेस, ये सब नेशनलाइज कर लिए। जितने प्राइवेट ओनर थे उनको किक आउट कर दिया, रातों रात फारिग कर दिया और बगैर कोई कंपनसेशन दिए सब नेशनलाइज कर दिया। अब होता ये था कि हबीब बैंक पाकिस्तान का एक वर्ल्ड रेनोन बैंक था, उसको जब नेशनलाइज कर लिया तो जो हबीब बैंक का मैनेजर था उसकी जगह एक अनक्वालिफाइड मैनेजर आ जाता था। जब अनक्वालिफाइड लोग होंगे, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा काम में, तो फिर प्रोडक्ट नहीं आती। तो यही चाइना में चल रहा था। डेंग ज़ियाओपिंग ने क्या किया कि एक तबाह कंट्री को, आज $17 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है ना चाइना की, वो फास्टेस्ट इकोनॉमिक राइज इन ह्यूमन हिस्ट्री है, जो सिर्फ डेंग ज़ियाओपिंग के काम से शुरू हुई। चाइना 1978 में गरीब मुल्क था, बिल्कुल तबाहशुदा था, फैक्ट्रियाँ खाली पड़ी थीं, कोई ट्रेड नहीं था, कुछ भी नहीं था और कोई उम्मीद नहीं थी। तो डेंग ज़ियाओपिंग ने कहा कि मैं चेंज लाता हूँ। इसने सबसे पहले तो अपनी मार्केट को ओपन किया और फ्री किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। और यह है कि इसने कहा कि रिफॉर्म और ओपनिंग अप, इसने चाइना को पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया और स्पेशल जोन्स क्रिएट किए जहाँ पे बिजनेस को बिल्कुल फ्रीली थ्राइव करने दिया कि आप लोग बिजनेस करें मज़े से, कोई आपको रोकेगा नहीं, फैसिलिटेट किया। शेनज़ेन जैसा एक मछेरों का गांव होता था,
आज स्काई स्क्रैपर्स वाला सिटी बन गया है, मॉडर्न सिटी। फॉरेन कंपनियां फॉरेन आई, टेक्नोलॉजी आने लगी, कैपिटल आने लगा, और पहली बार चाइना की फैक्ट्रियों में प्रोडक्ट निकलने लगी। 1990 तक चाइना खाली ये नहीं था कि मार्केट दुनिया की पकड़ रहा था, चाइना दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग मार्केट्स का पावर हाउस बन गया था। डेंग जियाओपिंग ने खाली शहरों तक नहीं रखा अपना काम, अर्बन के अलावा रूरल इलाके में इसने मेन काम किया कि इसने कहा कि रूरल इलाके में हमारे फार्मर्स छोटे छोटे गांव में कोई खास प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे, तो क्योंकि स्टेट ओन था तो लोगों को ये था कि हम कितनी भी मेहनत करें क्योंकि हमें तो कुछ मिलना नहीं है, तो इतनी मेहनत नहीं होती थी। तो इसने कहा कि ऐसा करो, जो खेती कर रहा है ना वो ज़मीन लीज पे सरकार से ले सकता है, यानी उस जितना उगाएगा वो उसका प्रॉफिट उसका। अब पहली बार लोगों को ओनरशिप का तजर्बा हुआ, तो लोगों ने मेहनत की, भरपूर मेहनत की, डबल काम करके, क्योंकि अब उनको पता था कि जितना ज़्यादा हम आउटपुट देंगे प्रोडक्ट का, एग्रीकल्चर का, उतना प्रॉफिट हमारा होगा। 5 साल के अंदर लोगों की इनकम डबल हो गई और लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड भी इसके साथ ही वो होने लगा। मिलियंस ऑफ फार्मर्स जो है ना वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर जाने लगे। काफ़ी इस काम की और टेक्नोलॉजी के इनोवेशन से काफ़ी वर्कफोर्स और ज़्यादा मिलने लगी। फिर इसने एक और काम किया, इसने जितनी भी सरकारी कंपनियां थीं, क्योंकि कम्युनिज्म में सारी चीज़ें सरकार ले लेती है, जैसे चाइना ने सब कुछ सरकार का था, तो जितनी फैक्ट्रीज और कंपनीज जो थी ना जो सरकारी थीं उनको प्राइवेट बिजनेस की तरह ऑपरेट करने दिया कि जितना तुम कमाओगे अपने डिसीजन लो और जितना तुम कमाओगे वो तुम रखना। वो एक इतना ज़बरदस्त बोल्ड स्टेप था कि लोग बढ़ चढ़ के मेहनत करने लगे। डेंग जियाओपिंग कहता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बिल्ली काली है कि बिल्ली सफ़ेद है, जब तक बिल्ली चूहे को पकड़ती है तब तक उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काली है कि सफ़ेद है। और यही चीज़ है जिसने चाइना की तकदीर बदल दी। 4 दशकों के अंदर चाइना का जीडीपी हर साल 10% बढ़ता था। 800 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकाल के ऊपर ले आया। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ना, जो जिंदगी की जो उम्मीद, वो 10 साल बढ़ गई। और दुनिया देखते देखते एक तबाह चाइना सुपर पावर बन गया। उसने अपनी शोहरत कभी नहीं चाही, जैसे माओ ज़ेडुंग था वो कम्युनिज्म लाया और मुख्तलिफ चाइना के इलाकों पे कब्ज़ा किया। डेंग जियाओपिंग ने अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन बिल्कुल नहीं की, ना अपने लिए कोई टाइटल्स लिए, ना अपने कोई पुतले बनाए, ना कुछ किया। इसने एक ग्रेट नेशन बना दी। और यह है कि ओरिजिनल चाइना आपको पता ही है कि ये जो लाल कलर का है ये ओरिजिनल चाइना है, ग्रीन जो है ये ईस्ट तुर्किस्तान है जिसको उगर जिंगजियांग कहते हैं, येलो जो है वो तिब्बत है, डार्क येलो है वो साउथ मंगोलिया है, ब्लू है वो मंचूरियन है, और पिंक है वो यूनान है। ये सब माओ ज़ेडुंग ने कब्जे किए थे जब रिवॉल्यूशन लाया था चाइना में। ये ओरिजिनल चाइना नहीं है, लेकिन इनके ऊपर कब्जा करके आज भी चाइना के पास एक ग्रेट लीडर है, जी जिनपिंग। भारत के लिए अच्छा नहीं होगा, ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन अपने कंट्री के लिए तो अच्छा है ना भाई। आज भी वो चाइना को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। उसकी पॉलिसीज़ हैं जो चाइना को टॉप ऑफ द वर्ल्ड लेके जा रही हैं। अब सवाल ये है कि भारत ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसलिए कि पहली बात तो यह है कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है तो कोई इलेक्शन नहीं होते। ये जब तक जिंदा है तब तक रहेगा। जब लगेगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को कि इसकी अब इतनी वो ज़रूरत है नहीं, अब ये फारिग है, कोई ख़ास काम का नहीं है, तो फिर दूसरे को ले आएंगे डिक्टेटरशिप पे। दूसरा ये है कि किसी को जवाबदेह नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी जो करे अकेली रिस्पॉन्सिबल है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है।
यहाँ तो मोदी जी भारत में कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो कितना आंदोलन होता है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को ले लें, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को ले लें, जितने काम किए, मतलब फार्मर्स बिल जो था सबको पता है कि फार्मर्स की सपोर्ट में था। आम गरीब फार्मर को फायदा था, मिडल मैन से इनको छुटकारा दिलवाना था। देखा आपने, सरकार को मजबूर किया गया कि वो बिल वापस ले। इतना पूरे देश में आंदोलन किया गया क्योंकि आपके देश की जो राजनीति है ना वो सबसे खराब है। तो दूसरा, चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, सोशल मीडिया के उनके अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप भी नहीं है, फेसबुक भी नहीं है, सब उनके अपने हैं, वो भी मॉनिटर्ड हैं। भारत में आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अरफा खानम शेरवानी और ये राना अयूब और एक से एक भांत भांत के ध्रुव राठी और क्या कुछ नहीं करते, कितना गंद फैलाते हैं, कितना डिसइंफॉर्मेशन चलता है। जबकि भारत में ये सब बड़े मसले हैं। फिर चाइना में प्रोसिक्यूशन है, जिसको मर्जी आई लटका दिया, जिसको मर्जी आई मार दिया, जिसको मर्जी आई हटा दिया। भारत में कुछ भी हो जाए तो अभी जैसे अमेरिका मिलियंस ऑफ लोग इलीगल माइग्रेंट्स को रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ लीगल माइग्रेंट्स को रिपोर्ट किया है। भारत की कोर्ट आ गई कि नहीं, आप रिपोर्ट नहीं कर सकते इलीगल माइग्रेंट्स को। तो आपके यहाँ फिर ये भी मसले हैं कि कुछ करने की तो है ही नहीं। तो भारत का पोटेंशियल चाइना से ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं, सिविल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, परसिक्यूशन नहीं कर सकते। फौरन कभी कोर्ट खड़ी हो जाती है, कभी क्या। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो मसला ये है कि भारत फिर भी जो एक इतने ग्रेट लीडर की वजह से आज भारत इतने हाई लेवल पे आ गया, वरना 2014 में भारत की इंटरनेशनल क्या स्टैंडिंग थी, मुझे कोई ये बता दे। भारत को कोई पूछता भी नहीं था। आज आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? इसलिए कि यू आर समथिंग, आप कुछ बन गए हैं, जब भी आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। 2014 तक तो भारत को कोई पूछता भी नहीं था, फिक्र ही नहीं थी किसी को। फिर भी मोदी जी आपको इस लेवल तक ले आए हैं। आप सोचें कि जो फ्रीडम, जो फ्री हैंड जी जिनपिंग के पास है, वो फ्री हैंड अगर मोदी जी के पास होता तो क्या कुछ हो जाता। एक एक सिटीजन चाइना के कंट्रोल में है, एक एक सिटीजन की मूवमेंट कंट्रोल में है, फेस रिकॉग्नाइजिंग कैमरे लगा दिए गए हैं, फेस आइडेंटिफिकेशन के, हर आदमी इनकी नज़र में है। बाकी पूरी दुनिया में फेस आइडेंटिफिकेशन कैमरा लगाने की सरकारें इजाज़त नहीं देती क्योंकि वो बेसिक फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम के खिलाफ है। आप बताएं, भारत में अगर मोदी जी को इतना फ्रीडम मिल जाए तो क्या कुछ नहीं हो। यहाँ तो एक वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन के खिलाफ चले हुए हैं भाई, जो तो पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान जैसे थर्ड क्लास कंट्री में भी है। लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपकी कितनी पॉपुलेशन है, आपके लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या हैं, कितने हैं, क्या, कुछ भी नहीं। तो ये बड़ा फ़र्क है। होपफुली इसको थोड़ा कंट्रोल करके मोदी सरकार और चीज़ों को बेहतर बनाएगी। जिस स्पीड से चाइना जा रहा है उस स्पीड से आप इससे ज़्यादा स्पीड से जा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ एक हिस्ट्री अटैच्ड है। भारत एक हिस्टोरिकल कंट्री है, विस्डमफुल कंट्री है। डेमोक्रेसी और जो इसकी फ्रीडम ऑफ ह्यूमैनिटी है ना, उसको अगर वेस्ट में है ना ये सब, लेकिन यहाँ की पार्टियाँ नेशनलिस्ट होती हैं, पैट्रियट होती हैं, अपनी कंट्री का बेहतर सोचती हैं। भारत की राजनीति बड़ी प्रॉब्लम है। अगर वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़ के देश का सोचे ना, तो मैं समझता हूँ कि भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अगर पैट्रियट बन जाएं, देश का बेहतर सोचें, तो फिर इलेक्शन में कल को बीजेपी ना हो, कांग्रेस ना हो, कोई और पार्टी हो, देश का सोचें तो हर आदमी आगे बढ़ा सकता है देश को।
तो लेट्स सी अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।